students. Today we will discuss topic long run cost output relations. Right? As we know that in long run all inputs are variable. As we have studied in short run that capital is constant and you can change the labor. Right? And in long run you can change the capital also and you can change the labor also. Right? In the previous lecture we have studied short run. In that we have studied that we can't change plant, equipment or scale of organization. But in long run we can change the capital also and labor also. Therefore you can also change the scale of production. Right? So let's see. In long run we know that all inputs are variable. That means you can change the capital and you can change the labor also. And with that inputs are all variable, your scale of production can be increased. Right? So what this long run tells us? The long run tells us relationship between scale of firm and output. Now in long run we are going to study different long run curves, total cost curves, like long run total cost curve, long run average cost curve, long run marginal cost curves. Right? So long run is composed of series of short run productions. लॉन्ग रन कोई एक साथ ऐसे नहीं बनता है, कई सारे शॉर्ट रन्स मिलते हैं, उसके साथ जब कर्व बनता है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन कर्व. मतलब जैसे फर्म ने, कोई भी फर्म है, उसने सोचा हम एक प्लांट बना रहे हैं, से प्लांट 1. हर इस प्लांट का आपका एसटीसी भी होगा, आपका एसएसी होगा और आपका एसएमसी होगा. यानी हर एक प्लांट का इंडिविजुअल शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा. अब मान लेते हैं फर्म ने डिसीजन लिया, फर्म हैड डिसाइडेड टू मेक वन मोर प्लांट से P2. इस P2 को अभी आपके ये तीनों कर्व्स अलग अलग होंगे, से STC, SAC एंड SMC. राइट? ऐसे ही फर्म ने डिसाइड किया हम P3 प्लांट 3 कर लेंगे, तो उस प्लांट 3 का भी अलग से तीनों कर्व इंडिविजुअल होंगे. सो जब हम इन तीनों कर्व्स को मिलाएंगे, जैसे जब हमने प्लांट 3 बनाया, इसका भी हमारा STC बनेगा, SAC बनेगा और SMC बनेगा. अब हम क्या करेंगे, जब ये तीनों STCs को हम जोड़ेंगे, राइट, तो हमें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व मिलेगा. ऐसे ही जब हम लोग इन तीनों SACs को जोड़ेंगे तो हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व मिलेगा. ऐसे ही जब हम लोग SMCs जोड़ेंगे तीनों के तो हमें लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिलेगा. सो दैट्स व्हाई वी से दैट लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स. यानी शॉर्ट रन में जो कर्व्स बनते हैं उनको जब हम एक साथ कंबाइन करते हैं और एक कर्व में लेके आते हैं तब हमको मिलता है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व. सी, तो लेट्स सी फर्स्ट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व. सपोज अ फर्म हैज वन प्लांट, जैसे हमने बात किया, उसका हमने रखा नाम STC1. हमने डिसाइड किया कि हम 2 प्लांट्स और बनाएंगे, तो जो P1 था हमने STC1 रखा, P2 को STC2 रखा और P3 का हमने STC3 नाम रखा. राइट? अब हमने क्या किया, जब हमने कर्व्स बनाए तो हर STC1 का, STC2 का और STC3 का, तीनों कर्व का मिनिमम पॉइंट्स हमने क्या किया, मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कर्व बनाया. दैट कर्व विल कॉल्ड लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व. तो LTC कैन बी ड्रॉन थ्रू मिनिमम पॉइंट्स ऑफ STC1, STC2 एंड STC3. यानी जो हमने हर शॉर्ट टर्म में टोटल कॉस्ट कर्व्स बनाए उन सब के मिनिमम पॉइंट्स को टच करते हुए हम एक कर्व ले गए. दैट विल बी योर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व. राइट? नेक्स्ट इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. राइट? सेम जैसे हमने वहां पे STC को सब जोड़ के LTC बनाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, SACs को जोड़ के हम लोग LAC बनाएंगे. अब जैसे SAC1 है, SAC1 will be of corresponding to STC1, SAC2 will be corresponding to STC2 और SAC3 will be corresponding to STC3. यानी कि ये प्लांट 1 की कहानी है, ये प्लांट 2 की और ये प्लांट 3 की स्टोरी हो गई. राइट? नाउ वी नो दैट एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा ऐसे होता है.
और हर एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है, तो दैट मीन्स ईच एसएससी बॉटम पॉइंट हैज मिनिमम शॉर्टेड एवरेज कॉस्ट, राइट। अब क्या करें, इन्हीं कर्व्स के थ्रू जब हम बनाएंगे तो 3 कर्व्स मिलेंगे हमको, इन्हीं कर्व्स को हम ज्वाइन करके हम मिलेगा हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। तो SAC1, SAC2, SAC3 इन तीनों को मिला के हम जब कर्व बनाएंगे वो कहलाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नाउ ऑब्जर्व द ग्राफ। On x-axis we have taken quantity, on y-axis we have taken cost. So for plant 1 we have STC1, for plant 2 we have STC2 and for plant 3 we have STC3. हमने क्या किया, इन तीनों के बॉटम पॉइंट्स जो मिनिमम पॉइंट्स थे हमने उनको एडजॉइन किया और एक कर्व हमने ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड LTC, राइट। तो दैट्स व्हाई वी से कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या है, जो सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को मिलाकर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, STC1 ड्रॉ किया, STC2 ड्रॉ किया और STC3 ड्रॉ किया। हमने तीनों के मिनिमम पॉइंट्स हमने जोड़ के एक कर्व बनाया, दैट इज कॉल्ड LTC, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व, राइट। ऐसे ही हमने फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाया। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया, वाई एक्सिस हमने कॉस्ट लिया। अब हमने हर प्लांट का SAC ड्रॉ किया, तो उसका SAC1, SAC2 एंड SAC3। अब हमने इनको ज्वाइन करके एक कर्व बनाया, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो अब यहां पे देखिएगा कि जो SAC2 है हमारा, दैट इज हमारा Q2C2, ये हमारा आउटपुट है जो कि हमारा ऑप्टिमम कैपेसिटी ऑफ प्लांट बता रहा है, राइट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व C1 Q1 इज द मिनिमम AC पॉइंट, राइट। एवरेज कॉस्ट का SAC1 का C1 Q1 इज द मिनिमम पॉइंट, राइट। अब यहां तक हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए प्लांट की। अब यहां क्या हो रहा है, तो AC जब हम यहां बात कर रहे हैं C1 Q1, जब एवरेज कॉस्ट कर्व है इसका मिनिमम एवरेज कॉस्ट है एंड द फर्म हैज ओनली वन प्लांट, राइट। जैसे हम प्लांट 2 पे आते हैं हमारा AC क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। द मोमेंट वी गो टुवर्ड्स OQ2, व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज फ्रॉम अनदर प्लांट। हम कहां चले, हम पहले SAC1 पे थे, अब हम कहां गए, SAC2 पे आ गए। जैसे हमने एक फर्म और बनाई, हमने SAC2 बनाया, अब देखा हमने AC हमारा डिक्रीज कर गया। अब आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं, जो C1 पॉइंट है और C2 पॉइंट है, राइट। C2 इज लोअर देन द C1 पॉइंट, राइट। जैसे हम प्लांट 3 बनाते हैं हमारा AC दोबारा फिर इंक्रीज कर जाता है, दैट मींस यू कंपेयर टू द C3। जो C1 है, C2 और C3 ये तीनों हमारे SAC1, SAC2 और SAC3 के हमारे मिनिमम पॉइंट्स हैं। गेटिंग इट? SAC1 का मिनिमम पॉइंट C1 है, SAC2 का मिनिमम पॉइंट C2 है और SAC3 का मिनिमम पॉइंट हमारा C3 है, राइट। तो जो हमारा प्लांट 1 पे है AC वो हाई है, प्लांट 2 पे हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व कम हो गया और प्लांट 3 पे हमारा फिर AC हमारा इंक्रीज कर गया, राइट। So with these two we can relate to the relationship between long run total cost curve output and long run average cost curve with output. So now you can observe that with increase in output LTC increases, right? With increase in output LTC increases but at decreasing rate. Getting it? यानी शुरुआत में क्या होगा कि LTC बढ़ेगा लेकिन LTC बढ़ने का पेस जो है वो कम होगा, लेकिन डिक्रीजिंग एंड देन एट इंक्रीजिंग रेट। तो क्या होगा, इनिशियली पहले क्या होगा, LTC बढ़ेगा लेकिन उसका जो बढ़ने का रेट होगा वो कम होगा, बाद में फिर उसका रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, विद इंक्रीज इन आउटपुट LTC इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी शुरुआती दौर में जो आउटपुट का रेट बढ़ेगा LTC हमारा बढ़ेगा लेकिन उसके बढ़ने का पेस कम होगा, लेकिन जब और फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा LTC बढ़ेगा भी और उसका जो बढ़ने का रेट होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, राइट। नाउ ड्यू टू दिस LAC इनिशियली डिक्रीज until the optimum utilization of second plant and then it begins to increase। तो वो कब तक बढ़ेगा, कुछ LAC तब तक इनिशियली डिक्रीज करेगा जब तक कि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं पहुंच जाएगा, वो जो हमने ऑब्जर्व किया हमने प्लांट 2 में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, देन अगेन इट बिगिंस टू इंक्रीज। नाउ ये जितनी चीजें हो रही है क्यों हो रही है, बिकॉज दे फॉलो द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दैट मींस इंक्रीजिंग रेट,
constant rate and decreasing returns to scale, right? That we have already discussed, right? तो यहाँ क्या हो रहा है, जो लॉन्ग रन में हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन कॉस्ट आउटपुट रिलेशंस की, जिसमें हमने देखा एलटीसी और आउटपुट का क्या रिलेशन है और एलएसी आउटपुट का क्या रिलेशन है। तो हमने क्या पढ़ा, तीन चीजें आई। पहली चीज एलटीसी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से और बाद में इंक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी की वजह से एलएसी शुरू में तो कम होगा, बाद में फिर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वो कम तब तक रहेगा जब तक कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सेकंड प्लांट पे ना पहुंच जाए। तो आप देख रहे हैं एसी हमारा लगातार गिर रहा है, जब तक गिर रहा है कब तक, जब तक कि हम ऑप्टिमम पे C2 पे नहीं पहुंच गए। जैसे हम C2 पहुंचे क्या हुआ, वो बढ़ना शुरू हो गया। तो यही मतलब है लॉज ऑफ रेफरेंस टू स्केल का, कि हमारा पहले हाई था एसी, उसका C2 नीचे है, क्योंकि लॉज ऑफ रेफरेंस टू स्केल हमें फॉलो कर रहा है। टीसी का नेचर हम लोग जान चुके हैं कि इनिशियली वो इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट पे, बाद में इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, जिसकी वजह से शुरुआत में एलएसी तब तक कम होता जाएगा जब तक कि वो अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी प्लान का नहीं आ जाएगा। तो वो C2 तक गिरेगा, जैसे ही C2 पे क्रॉस करेगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये पूरी पोजीशन चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, राइट? दिस क्लियर? सो यू कैन सी द ग्राफ, please practice the graph. In the next video we will tell you about the SMC and LMC curves. Thank you class.